Good evening everyone. In previous video I was explained Raoult's law, derivation like different types of equation given on the basis of Raoult's law, as well as I was explain you that in previous video that how Raoult's law related problem I will discuss in this video. Okay, Raoult's law related problem, as well as how we will find out the mole fraction in vapor phase, and second thing is that I will explain you in this video graph concept of Raoult's law. ग्राफ का क्या इक्वेशन, हाउ विल ड्रॉ द ग्राफ कैसे बनाओगे राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे, ये हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो सी दैट ग्राफ related to Raoult's law. Already I explained you what is the Raoult's law. Raoult's law means vapor pressure of volatile component of liquid is directly proportional to its mole fraction. तो आपको Raoult's law में पहले बता दिया वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है, किसी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड का मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेशन होगा, ये प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. आप जाके राउल्ट्स लॉ का वीडियो देख सकते हैं. तो दैट इज पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी ए इज इक्वल टू दैट इज पी नॉट ए एक्स ए. ये आपको राउल्ट्स लॉ से इक्वेशन मिला हुआ है. अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, ये आप पीछे का वीडियो देखें. ठीक है, इस वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ को समझेंगे. प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बता दिया वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर कैसे रिलेटेड होता है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेटेड है. अब नाउ राउल्ट्स लॉ इज द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. ये कैसे इक्वेशन आता है ये आपको बता चुके हैं. अब देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बन रहा है. सी दैट y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ. इट मीन्स अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसके बीच में, दिस इज एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन एंड वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, प्रेशर. तो आप देखो इसके जनरली ग्राफ, अभी तो सपोज अगर हम एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल ले रहे हैं तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा. अगर दो कंपोनेंट वोलेटाइल लेते हैं, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर के फॉर्म में चेंज हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा ये हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए दिस इज द मोल फ्रैक्शन and this one is the pressure, partial pressure. यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर. तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखो. अगर एक कंपोनेंट है तो आपको पहले बता चुके हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी अगर रहते हैं, एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1. इट मीन्स अगर हमको एक्स ए इज इक्वल टू 1 लेना है तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. और यदि एक्स बी इज इक्वल टू 1 करोगे तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 0. इट इज नॉट टोटल इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू 0, देन एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स एक्स ए इज इक्वल टू 0. तो जो ये हमारा ये है हमारा मोल फ्रैक्शन जो है एक्स है. अब यहाँ से अगर y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ खींचोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ खींचोगे, और एक्स ए की वैल्यू अगर मान लीजिए एक्स ए की वैल्यू दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 हो गया, इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा. इट मीन्स तो मैक्सिमम वैल्यू में चला जाएगा, वेपर प्रेशर के मैक्सिमम वैल्यू. तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए. अरे बात समझे, बात समझ में आया. y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है. यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है और 1 हो रही है, इट मीन्स दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए. ये जो पार्शियल प्रेशर है ये हमारा प्योर ए में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा. अगर दो कंपोनेंट आप ले लिए होते, जैसे आपने बाइनरी कंपोनेंट की बात हमने की थी कि जैसे एक कंपोनेंट अगर वोलेटाइल है तो हमारा ग्राफ ये बन गया. अगर हम इसी में लिख दें पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. समझ में आ रही बात. देखो ये अब इसमें क्या हो गया, एक्स ए और एक्स बी दो चीज़ें मिल गई.
या यहीं पे अगर मैं लिख दूँ पी वी इज इक्वल टू दैट इज पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा है, अगर एक्स बी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ से इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, इट मीन्स अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो एक्स बी की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू इधर से इधर बढ़ रही है। इसका मतलब एक 0 से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक्स ए कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे एक्स बी कितना हो जाएगा 0। अरे बात समझ में। अगर हम इस साइड में आते हैं तो अगर इसी ग्राफ को उल्टा लेके आए, अगर इधर से इधर एक्स बी की बात करें हम, तो देखो एक्स बी का मतलब यहाँ 0 है, तो 0 मतलब ओरिजिन से ग्राफ यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे अगर एक्स बी इज इक्वल टू 1 कर दिए, एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एक्स बी इज इक्वल टू 1 कर दोगे यहाँ पे, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अरे बात समझ में। तो इसी ग्राफ को अगर पी नॉट बी एक्स बी के फॉर्म में बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, दैट इज पी नॉट बी प्योर। मतलब इसमें पी ए क्या हो गया 0, इस पे पी बी क्या हो गया 0। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ओरिजिन से ग्राफ होके जा रहा है, समझ में आ गया बात। ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ये बन रहा है, लेकिन इसमें देखो मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल प्रेशर है, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये 3 वेरिएबल आ जाएंगे एक साथ तो उसको भी डिस्कस। समझ में आ गया, आई होप अंडरस्टूड। ग्राफ समझ में आ गया राउल्ट लॉ का, ठीक है। जब आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव वेरिएशन कैसे होगा, नेगेटिव वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ रिलेटेड टू द राउल्ट लॉ रिलेटेड ग्राफ। अब राउल्ट लॉ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे मोल डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, या पहले इसी को बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ देता है, कैसे आप बताओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। बेसिकली इट इज रिलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एज वेल एज डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन है ये। कभी कभी जैसे लिक्विड फेज में पूछता है तो आप राउल्ट्स लॉ से बात करेंगे, लेकिन अगर वेपर फेज में पूछ दिया तो आप यहाँ पे डाल्टन लॉ काम करेगा। मीन्स गैसियस स्टेट से इसका रिलेशन कैसे होगा हम बताने जा रहे हैं। इट्स वेरी इजी, देखो कैसे होगा। मान लो एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें ए और बी है। एक कंपोनेंट क्या है, ए है, और एक कंपोनेंट क्या है, बी है, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं पहले ये देख लीजिए। अगर ए और बी इस पूरे लिक्विड सोल्यूशन में, दैट इज द लिक्विड सोल्यूशन, इस लिक्विड सोल्यूशन में ए और बी है। ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या लिखोगे, दैट इज एक्स ए, और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको क्या लिखोगे, एक्स बी। अब देखो यहाँ पे इस सरफेस पे भी दोनों होंगे ए और बी। हमारी बात समझे, ए बी। अब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। ये दोनों वेपर के फॉर्म में चेंज होंगे तो दोनों एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे जो मोल, जितना मोल वेपर में चेंज हुआ है वो कितना, उसका मोल फ्रैक्शन कितना वेपर में चेंज हुआ, इसके बारे में बात करना है। जैसे यहाँ पे ए और बी आ गया, ठीक है। अब ये तो लिक्विड फेज में है, ये सारे किस फेज में है, लिक्विड फेज में है, और ये किस फेज में है, वेपर फेज में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बताइए, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो क्या रिलेशन है, देखिए वेपर फेज की बात करेगा इसका मतलब डाल्टन लॉ की बात कर रहा है, और लिक्विड फेज की बात कर रहा है इसका मतलब राउल्ट्स लॉ की बात कर रहा है। तो जरा इसका मोल फ्रैक्शन, अगर वेपर फेज में हम मान लेते हैं YA है और ये YB है, इट मीन्स YA इज मोल फ्रैक्शन इन
वेपर फेज। अगर हम YA को मोल फ्रैक्शन किस फेज में मान लें, वेपर फेज में, और YB को मोल फ्रैक्शन किस में मान लें, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ बी, वेपर फेज ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, तो आप राउल्स लॉ का फार्मूला जानते हो और उसके द्वारा आप निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो जब वेपर फेज में पूछेगा इसका मतलब इन दोनों के रिलेशन से फार्मूले बनेंगे, उस फार्मूले पे जैसे ही वैल्यू रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो राउल्स लॉ क्या पढ़े हो आप, राउल्स लॉ का कंपेरिजन पहले कर लेते हैं। आपने पढ़ा है PA इज इक्वल टू P0A XA, ठीक है, P0A XA, दैट इज राउल्स लॉ। PB इज इक्वल टू P0B XB, दीज आर राउल्स लॉ, दिस इज रिटन राउल्स लॉ। ठीक है, अब डाल्टन लॉ जब हम गैसेस स्टेट पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसका डेरिवेशन हम सोल्यूशन चैप्टर में भी करा चुके हैं जब आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। तो यानी कि अगर हम डाल्टन लॉ की बात करें तो डाल्टन लॉ में क्या पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन हमने अगर PA की बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, YA इंटू PT टोटल प्रेशर। आ रही बात समझे, PA इज इक्वल टू YA इंटू PT। सेम एज PB इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू YB इंटू PT। इट मीन्स दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस वन YA एंड YB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। समझ में आ गई बात। एंड PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर यहां से निकालने का क्या तरीका है, राउल्स लॉ के रिलेशन से आप PT इज इक्वल टू निकाल सकते हो P0A XA प्लस P0B XB। ये फार्मूला आप सबको पता होगा, आपका डेरिवेशन भी इसका हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा राउल्स लॉ हो गया, ये हमारा डाल्टन लॉ हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर है। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें YA इंटू PT इज इक्वल टू P0A XA, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बोलो, सबको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है मैंने, इक्वेशन ये में दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे आपस में। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज यही है। तो YA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो P0A XA अपॉन PT। बोलो एक रिलेशन मिल गया कि नहीं, समझ में आ गई बात। सेम एज अगर यहाँ पे PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो ये भी बराबर होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो YB इंटू PT इज इक्वल टू P0B इंटू XB। अब बताओ YB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, तो दैट इज इक्वल टू P0B XB अपॉन PT। बोलो रिलेशन मिल गया, समझ में आया। अब सेम एज जैसे आप मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 करते हो, वैसे ही यहाँ पे YA प्लस YB इज इक्वल टू ऑल्सो 1 कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन है तो हमेशा इक्वल ही होगा। बोलो कर सकते हैं कि नहीं। तो दिस वन इज इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन द राउल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ, दिस टू इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात। बोलो एक रिलेशन मिला आपको। अब जैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, कितना मोल वेपर में चेंज हुआ इसके बारे में बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन बैठा देना, इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। अब देखो जैसे मैंने एक और रिलेशन अगर यहीं पे बनाना चाहें, YA और YB है तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो YA प्लस YB आल्सो इक्वल टू 1। तो अगर हम लिख दें YA प्लस YB इज इक्वल टू 1, तो इसके जगह हम इन दोनों का एडिशन भी 1 कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे देखो, P0A XA
अपॉन पी टी प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी, दोनों साइड में क्या है? पी टी है। तो आप पी टी को कॉमन लिख के क्या लिख सकते हो? पी टी को कॉमन लेके क्या लिख सकते हो? ऐसे बना सकते हो, पी टी दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। अब बताओ, अगर 1 बाई पी टी कर दें, या आप इसी को यहीं पे इक्वेशन बना सकते हो। देखो, अगर इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इसको ऊपर कर दें तो ये 1 बाई चला जाएगा, अगर तो ये नीचे दोनों चले आएंगे। तो 1 बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस 1 बाई पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू, अब या तो यहाँ पे ले पी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, बोलो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टी आ ही रहा है। अगर 1 बाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर आप इसको यहीं पे देख लो, इसके द्वारा आपसे एक और इक्वेशन बन रहा है। किसके द्वारा? वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने इन दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है। इस पर भी कभी कभी प्रॉब्लम पूछ देता है, समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू द राउल्ट्स लॉ। देखिए, इफ 30 ग्राम यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ H2O, 30 ग्राम यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ H2O, 30 gram of urea added in 45 gram of H2O at certain temperature. The vapor pressure of pure water at this temperature is vapor pressure of pure water at this temperature is 300 mmHg. Vapor pressure of pure water at this temperature is 300 mmHg. Then calculate. अब इसमें कई क्वेश्चन को एक साथ मैंने पूछा है और इस न्यूमेरिकल में आपको राउल्ट्स लॉ थोड़ा और क्लियर होगा। फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? सेकंड है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको बताया था व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फोर्थ वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड फिफ्थ इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, अब एक क्वेश्चन नहीं है, ये कई क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया मैंने। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, जरा आप लोग 2 मिनट पॉज करके करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, 30 ग्राम यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ H2O प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मीन्स आपके पहले बताया कि P0 A दैट इज प्योर वाटर दैट इज द कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको जब मैं राउल्ट्स लॉ का कंसेप्ट बताया था उस समय बता रहा था कि प्योर वाटर जो भी होगा, प्योर सब्सटेंस, उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्वेश्चन में देगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले पॉज करके कोशिश करिए सॉल्व करने का, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
अब बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये होता है। अब यहाँ पे क्या है 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम यूरिया एडेड इन 45 ग्राम ऑफ H2O, तो जिसका वेपर प्रेशर होगा, अब यूरिया क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूट मिलाने पे उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंजेज होंगे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का क्या दिया हुआ है वेट, तो W वेट ऑफ यूरिया, यूरिया मीन्स NH2CO NH2, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिस्कवर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, WA 30 ग्राम, ठीक है। MA यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, और M ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60, इस फार्मूले में ऐड करेंगे तो 60 ग्राम आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। सेम एज वाटर दैट इज WB 45 ग्राम गिवन, एंड MB ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम दिया हो, आप मालूम है, आपको मालूम है H2O का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये फार्मूला है PA इज दैट इज प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन in means like when you will add the solute then what is the vapor pressure of solution, that is the PA। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P नॉट A is 300 mmHg इंटू, अब XA आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बताओ वेट दिया हुआ है तो मोल निकल सकता है, मोल ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा, दैट इज मोल इज इक्वल टू वेट WA अपॉन MA, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, इट मीन्स मोल ऑफ यूरिया इज 1/2, समझ में आ गया। ये तो मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास का टॉपिक है, फिर भी आप देख लो मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वेट अपॉन पार्टिकल वेट, तो वेट अपॉन पार्टिकल वेट मीन्स 30/60 दैट इज इक्वल टू 1/2। सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मान लीजिए तो मोल ऑफ यूरिया हो गया, मोल ऑफ किसका निकालना है, अगर मान लीजिए आपको मोल ऑफ H2O निकालना है सॉल्वेंट का, तो 45 डिवाइडेड बाई 18, 45 डिवाइडेड बाई 18, तो दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 5/2 ना, दैट इज ठीक है 5/2, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 5/2। अब एक आपका यूरिया का मोल आ गया है और वाटर का ही आ गया, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलोगे, मोल फ्रैक्शन मीन्स Na, सपोज आपको X ऑफ यूरिया निकालना है, तो X ऑफ यूरिया इज इक्वल टू Na ऑफ मीन्स N ऑफ यूरिया अपॉन N ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ H2O, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 5/2, आप इससे निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन, समझ में आ रही बात, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, 5/2 करोगे तो दैट इज इक्वल टू 6/2, 6/2 मीन्स 3, और यहाँ पे क्या है 1/2, 6/2 मीन्स 3, और ये क्या है 1/2 मीन्स 1/6, समझ में आ रही बात, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। कैसे निकालना है समझ रहे हो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं, देख लो इसको, ये 1/2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 5 + 1 6/2 मीन्स 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 1/6, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो आपको पता ही है XA + XB इज इक्वल टू 1, एक तो आपको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 5/2, अगेन इट इज कमिंग 5/6, ऐसे भी निकाल सकते हो, और आपको एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं जो कि पता होना चाहिए, XA + XB इज इक्वल टू 1, तो XA इज द, सपोज XA हमारा क्या है सॉल्यूट, अगर XB को सॉल्यूट मानते हो और इसको सॉल्वेंट मानते हो, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 1 - XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6, ये दूसरा मेथड हो गया निकालने का, तो एक का मोल फ्रैक्शन ये हो गया, दूसरे का देखो ये सोल्यूशन सॉल्व हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकल गया, दैट इज 1/6 दैट इज 5/6, क्लियर, समझ में आ गया। अब बताओ जब वो आ गया तो आपको PA इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर आप ये XA जो हमारा है ये हम किसका ले रहे हैं, दैट इज सोल्यूशन, और ये हमारा P नॉट A किसका ले रहा है प्योर, ये तो यहाँ पे किसका लेना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज A की बात कर रहे हैं, जिसका ये लेंगे उसी का ये भी लेंगे, आ रही बात समझ में, तो अगर हम इसका लेते हैं तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बताओ, दैट इज इक्वल टू
वाटर कितना हो गया, दैट इज वाटर इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे 5/6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 250 mm ऑफ Hg। तो Pa इज इक्वल टू 250 mm ऑफ Hg आ गया। अब देखो आपको पहले ही बताया था, जब वेपर प्रेशर बताया था उसी समय बताया था कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो देखो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ था और सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट हो गया तो इसका वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं। इसका मतलब लॉजिकली भी हमारा आंसर क्या है, सही है। आपको पहले ही बता चुके हैं जब कोई प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 300 mmHg ये प्योर सॉल्वेंट का था, ये कम होकर कितना हो गया 250। तो लॉजिकली हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बताओ, आपको बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स दैट इज P0A माइनस PA। राउट्स लॉ बताया था, उसमें बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला आपको सिखाया थे, अपॉन P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाला XB। बोलो बताया था कि नहीं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हमारा ये है, दिस इज P0A माइनस PA। तो P0A माइनस PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB इंटू P0A। और XB का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रखे हो 5/6, तो यहाँ पे क्या रखोगे 1/6। तो 1/6 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है बताओ, P0A मतलब 300, तो दैट इज इक्वल टू 50 mmHg। अब देखो इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको ऐसे फार्मूले से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो P0A कितना है 300 और PA कितना है 250। तो P0A माइनस PA करोगे तो 50 ही आएगा। और ये देखो फार्मूले से भी वही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आ गई बात, बोलो। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हमको ये पता करना है, अरे बात समझे। तो ये बताओ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 50 हो गया, तो 50 डिवाइडेड बाई P0A 300 दैट इज इक्वल टू XB। ये हमारा टोटल क्या होगा ये पता करना है, अरे बात समझ में। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर का मतलब P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB एंड XB की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। बोलो समझ में आया, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है मोलैलिटी। 5th नंबर क्या हो गया, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब M। अब इसमें क्या बताया गया, मोलैलिटी मतलब W वेट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स यूरिया, डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट मीन्स 1000 अपॉन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो बताओ वेट कितना लिए हैं, यूरिया का वेट कितना लिया गया है 30 ग्राम। तो 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना लिए हैं हमने 45, तो 45 बोलिए 60 मीन्स 1/2 ये हो जाएगा। देखो 0 0 कैंसिल, 1/2, 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90। तो 1000 डिवाइड बाई 90 दैट इज इक्वल टू 100/9। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये एक क्वेश्चन नहीं था, एक कई क्वेश्चन का मिक्सचर था। क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोलैलिटी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप मीन्स राउट्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जब क्वेश्चन बोलते हैं तो उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद फिर अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तब फिर आप सोल्यूशन को देखिए। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो उससे मैच करिए कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी grams of glucose should be
dissolve in 180 gram of H2O water to reduce its vapor pressure to reduce its vapor pressure 20%, to reduce its vapor pressure by 20%, by 20%। क्लियर? तब आपको एक फार्मूला आपको लास्ट में जब राउल्ट्स लॉ मैंने बताया था तो लास्ट फार्मूला आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, दैट इज पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाट, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, गेटिंग और नॉट? तो पी नॉट ए अगर हम परसेंट की बात करें तो इसका मतलब प्योर का कितना रहा होगा 100, और पी ए कितना हो गया, रिड्यूस हो गया तो 80 हो जाएगा, 20% रिड्यूस हो गया तो 80 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको लास्ट में फार्मूला बताए थे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, दैट इज इक्वल टू, आपको बताए थे फार्मूला एन बी बाई एन ए, लास्ट फार्मूला जो डिराइव कराए थे जब राउल्ट्स लॉ, तो उस समय ये फार्मूला निकाले थे, याद है? राउल्ट्स लॉ अगर नहीं देखा है इस पिछला वीडियो तो उसको जाके देखिए, लास्ट फार्मूला मैंने यही डिराइव किया है, और इस फार्मूले से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। पी नॉट ए 100, पी ए इज इक्वल टू सोल्यूशन 80 आप करना चाहते हो, और यहाँ पे भी पी ए 80 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड, कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द एन बी इज इक्वल टू, दैट इज एन बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज, हमारी बात समझे, और यहाँ पे एन ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है? तो अब देखिए एन बी बाई, अब कितना, यहाँ 180 है, तो हाउ विल फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एन ए, कैसे पता करोगे, एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। बताओ वेट कितना है, 180 ग्राम ऑफ वाटर, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18, इट मीन्स इसका 10 मोल है, दैट इज 10 मोल। अब आपसे ये पूछ रहा है कितना ग्राम ग्लूकोज का ऐड करें कि इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होके कितना हो जाए, 80 हो जाए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये क्या है, प्योर है, अगर रिड्यूस कर रहा है 20% तो 100 मान लिए, तो अगर इसको 100 मानेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अरे बात समझे? तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज 20/80, 20/80, दैट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। एन ए की वैल्यू कितना रख दिए 10, तो बताओ एन बी क्या हो जाएगा, 20/80 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 0 कैंसिल, कितना मोल हो रहा है भाई, 20/8, इट मीन्स 10/4, इट मीन्स 5/2, दैट इज इक्वल टू दिस मच मोल। अब पूछ रहा है कितना ग्राम ऐड करें, तो ये मोल आ गया, तो बताओ वेट कैसे आएगा, दैट इज एन ए इंटू, सॉरी, एन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डब्ल्यू बी कैसे आ जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एन बी इंटू एम बी। बताओ ग्लूकोज का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट 180 आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा 180 आएगा। ठीक है, बस 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 180। तो एन बी का मोल कितना है 5/2 इंटू 180, तो दैट इज इक्वल टू 90 450 ग्राम, दैट इज द आंसर। इसका मतलब कि इस सोल्यूशन में जो आप बनाए हैं उसमें 450 ग्राम यदि ग्लूकोज ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 80% रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी में भी हो सकता है दिया हो, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में भी है शायद इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ हो रही है, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि जब कोई भी वेपर प्रेशर सपोज प्योर सॉल्वेंट का रहेगा तो हमेशा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे ही सॉल्यूट आप ऐड करोगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाएंगे, एंड ये जो सॉल्यूट आप ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो, यूरिया ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल है, मतलब वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, तो एरिया जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सरफेस के होंगे वो कम हो जाएंगे, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। सब एक दूसरे से कोरिलेट करके देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आपको पिछला वीडियो जाके देखेंगे तभी इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है,
तो पहले फार्मूला कैसे बन रहे हैं, ये फार्मूला कहाँ से आता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। इस फार्मूले को जाके देखिए प्रीवियस वीडियो में, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हम आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन वेपर फेज में बता देना चाहते हैं। दैट इज द, एक आपको डाल्टन लॉ और राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन रिलेशन आपको इसी उसमें बताए हैं, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखिए। अगर पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 100 mmHg ले लिया, ठीक है, और एन ए की बात करें, मोल ऑफ ए 2 मोल ले लिया, ठीक है, और पी नॉट बी इज दैट इज 150 mmHg, क्लियर, और इसका मोल ले लिया एन बी इज इक्वल टू 3 मोल। एक कंटेनर है जिसमें ए और बी 2 सॉल्यूट लिए गए हैं, ठीक है, एक का प्रेशर कितना है 100 है और उसका मोल कितना है 2, और ए दूसरे का 150 है और मोल कितना है 3। अब इस पे अगर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, मीन्स क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। समझ गए? अभी मैंने आपसे क्या बताया था, कंपैरिजन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ, दोनों का कंपैरिजन बताया था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताइए, तो इस फेज में तो मोल फ्रैक्शन आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए दोनों का मोल मालूम है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5, इसका 3/5 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। तो अगर इसका मोल करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, 2/5 इसका मोल फ्रैक्शन, इसका 3/5। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कर दिया कि मोल फ्रैक्शन बताइए वेपर फेज में। अभी मैंने राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ का डेरिवेशन इसी वीडियो में बताया है। क्या बताया था कि अगर कंटेनर में 2 कंपोनेंट ले लिए ए और बी, ठीक है, दोनों वेपर के फॉर्म में वोलेटाइल है, अगर दोनों वोलेटाइल है, इसमें क्या है दोनों वोलेटाइल फॉर्म में है, तो यहाँ पे ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। ये वाला हमने वाई ए बोला था, ये वाला वाई बी, यानी कि क्या पूछ रहा है, ए का वाई ए पूछ रहा है और वाई बी पूछ रहा है। आ रही बात समझ में? बोलो, वेपर फेज में आपसे जो रिलेशन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वाई ए और वाई बी। अभी मैंने क्या बताया था बताओ, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, याद आ रहा, एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, दैट इज द राउल्ट्स लॉ। और डाल्टन लॉ भी, राउल्ट्स लॉ ये हो गए, और डाल्टन लॉ क्या बताया था बताओ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पीटी इनटू मोल फ्रैक्शन मींस वाई ए, सेम एज पीबी इज इक्वल टू बोलो पीटी इनटू वाई बी। अब हमको क्या निकालना है, पीटी। अगर आपका टोटल प्रेशर मिल गया तो आप तुरंत निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे निकाल लोगे बताओ, पीटी कैसे निकलेगा, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये टोटल प्रेशर निकल जाएगा। दैट इज राउल्ट्स लॉ से हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, दोनों पार्शियल प्रेशर का एडिशन करा दिया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हम एन ए के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें मीन्स इस फेज में, लिक्विड फेज में, तो बताओ सिंपल मोल फ्रैक्शन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझ रहे हो सब लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें किस फेज में, लिक्विड फेज में, तो बताओ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। बोलो एक्स ए इज इक्वल टू कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, मोल दिया हुआ है, दोनों का मोल दिया हुआ है, ठीक है। सेम एज अगर हम एक्स बी की बात करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो बताओ 3/5, और ये कितना हो जाएगा 2/5, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन मिल गया और टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुरंत यहाँ वैल्यू रख सकते हो। पी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोलो, पी नॉट ए कितना है 100 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए इज इक्वल टू 2/5, गेटिंग और नॉट, प्लस पी बी इज इक्वल टू 150, और ये कितना हो जाएगा 3/5। समझ में आ गई बात? अब ये 5 हो गया तो 5 2 जा 10 एंड 20 दैट इज 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 और प्लस 3 इंटू 3 90, ये कितना हो जाएगा बोलो 130 mmHg। ये हमारा क्या हो गया टोटल
प्रेशर। बोलो, अब टोटल प्रेशर मालूम चल गया तो बताओ पार्शियल प्रेशर पीए। ध्यान से देखो, ये आपको ये देखो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर में पीए एट सोल्यूशन, इन दोनों का कंपेरिजन अप करके एक फार्मूला आपको निकलवाए थे, याद आ रहा होगा। तो देखो पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ये वाला। तो पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी टी। अब बताओ पी नॉट ए एक्स ए क्या है, पी नॉट ए कितना है बताओ, 100 इंटू ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन कितना आया यहाँ से, एक्स ए का 2/5 इंटू टोटल कितना आ रहा है बताओ 130। आ रही बात समझ में, कर लोगे, समझ में आया? बोलो, तो ये आपको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 20/5 दैट इज 20/5 इंटू 13, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20/65, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन वाई बी। और सेम एज अगर इसका हम कर दें, दैट इज सॉरी वाई ए, वाई बी क्या हो जाएगा बोलो, सेम एज पी नॉट बी एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर पी टी। तो पी नॉट बी इज 150 इंटू एक्स बी कितना है, एक्स बी 3/5 अपॉन डिवाइडेड बाई 130। बोलो, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 90/130, 90/130, 0 0 कैंसिल, 9/13। इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, अगर ये आ गया तो 1 माइनस करके आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। ये तो हो गया आपका मतलब फार्मूला, आप वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। टोटल प्रेशर आपने निकाला और जो डेरिवेशन किया था, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी इसको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा ईजी है, उससे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, प्रेशर कुछ नहीं पूछ रहा है, तो जब प्रेशर नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों ना एक रिलेशन यहाँ से निकाल लें। देखो ये जो रिलेशन पी नॉट ए एक्स ए बाई पी टी, पी नॉट बी एक्स बी बाई पी टी जो निकाले हैं, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो वाई ए अपॉन वाई बी करके निकाल सकते हो। वाई ए इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने, पी नॉट ए एक्स ए बाई पी टी लिखे हो, तो पी नॉट ए एक्स ए बाई पी टी लिखे हो, बोलो। और वाई बी क्या लिखे हो, पी नॉट बी एक्स बी बाई पी टी लिखे हो। अब पी टी कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन इस काम को तब करना जब प्रेशर के बारे में आपसे न पूछा हो। एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन ये तब फॉर्मूला अप्लाई करना जब प्रेशर की बात न करे, प्रेशर की कोई बात नहीं करेगा तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपन पी नॉट, डायरेक्ट वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो वाई ए और वाई बी। समझ में आ रही बात? तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द टुडे व्हाट एवर आई एक्सप्लेन इन द डाल्टन लॉ एंड राउल्ट्स लॉ रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन न्यूमेरिकल आई गिवन। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ के बेसिस पे 10-15 क्वेश्चन की एक और वीडियो सीट बना के आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि और आपसे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ आपको ये आपका डाल्टन लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर, ग्राफ कॉन्सेप्ट ऑफ द राउल्ट्स लॉ, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच।